हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा, वहां पे मैं बेसिक्स चीजें बता चुका हूं। बेसिक्स ऑफ एलिमेंट का क्या नेचर होता है वो सारी चीजें बता चुका हूं। तो सभी लोगों को सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना है, और वहां पे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ईएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि आप लोगों को ट्राई करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो मैं तो उसको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, अब ट्राई कर लेना। ओके, एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और इसके अलावा जो मशीन पढ़ाने वाले हैं, अभिनंदन सर, विनोद सर आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, कृष्णा सर आपको डिजिटल पढ़ाने वाले हैं। तो सभी फैकल्टियों का जितने भी पीडीएफ होंगे सब आपको वहीं पे मिलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे, न्यू क्वेश्चंस होंगे, सभी के सभी हम वहां पे एक्टिव रहने वाले हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी, क्योंकि ये लिंक भी वहां पे ही शेयर होगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको सोल्व करने के लिए, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। चलो, ट्राई नहीं किया तो मैं इसको सोल्व कर देता हूं। देखिए कि यहां पे ये सर्किट था आपके पास, और सर्किट में देखो 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, और यहां पे ये आपके पास पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पैसिव एंड लीनियर, एक्टिव एंड लीनियर, एंड पैसिव एंड नॉन लीनियर, एक्टिव एंड नॉन लीनियर। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा है तो वहां से आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सोल्व करता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि लीनियर होने के लिए क्या कंपलसरी है? लीनियर होने के लिए V प्रोपोर्शनल I, मतलब V इक्वल्स टू IR होना जरूरी है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप ग्राफ बनाते हो, जब कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो VI का, तो यहां पे क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। तो यहां पे देखो, ये 5 वोल्टेज का बैटरी है, यहां पे भी 5 वोल्टेज का बैटरी है, तो दोनों की दोनों बैटरी अपोजिट है। ये आपके पास है 5 वोल्टेज, ये वाली बैटरी। ओके, और ये वाली बैटरी भी देखो आपके पास ऐसे ही है ना, अपोजिट है। अबे माइनस प्लस प्लस माइनस, अगर दोनों की दोनों बैटरी आपके अपोजिट है तो मतलब यहां पे वोल्टेज कितना हो गया? 0, मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब 0। तो आप इसी सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकते हो क्या, कि आपके पास जो सर्किट होगा वो समथिंग ऐसा होगा। ओके, 2 ओम एंड 2 ओम प्लस माइनस V एंड यहां पे ये I। ओके, एंड इसका इक्विवेलेंट जब आप बनाओगे तो दोनों का पैरेलल आप निकालोगे। इतना तो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। तो जब दोनों का पैरेलल निकालोगे आपके पास तो कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा, प्लस माइनस V, और यहां पे कितना होगा? I। मतलब आप बोल सकते हो कि V इक्वल्स टू IR। R का वैल्यू कितना है? 1। तो मतलब बोल सकते हो V इक्वल्स टू I, मतलब V प्रोपोर्शनल I। और V प्रोपोर्शनल I, तो I का वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब आपके पास I अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास V भी इंक्रीज होगा। ओके, अगर I डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास V भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास वेव फॉर्म बनेगा, जो कि पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? लीनियर। ओके, लीनियर आपके पास हो चुका है, तो मतलब ये आपके पास लीनियर है। फर्स्ट तो आपके पास करेक्ट हो गया कि लीनियर है। अब आपको ऑप्शन जरूर देखना है, तो ये ऑप्शन आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉन लीनियर नॉन लीनियर, तो मतलब यहां पे भी लीनियर है और यहां पे भी लीनियर है, तो मतलब इन दोनों में से आपका आंसर होने वाला है। तो यहां पे देखो कि एक्टिव है या पैसिव। अब देखो यहां पे कोई भी बैटरी, क्योंकि जो बैटरी कनेक्टेड थी वो बैटरी तो यहां से चली गई ना, क्योंकि वहां का पोटेंशियल ही 0 हो गया। पोटेंशियल ही 0 हो गया तो कोई बैटरी नहीं है। अगर बैटरी नहीं है तो यहां पे रजिस्टिव एलिमेंट है। अगर रजिस्टिव एलिमेंट है तो उसका मतलब क्या है? कि ये पैसिव नेटवर्क है, और पैसिव नेटवर्क है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास? ए। वरना आप ऐसे भी देख सकते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वो पैसिव एलिमेंट होता है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वो एक्टिव एलिमेंट होता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव होता है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो वो एक्टिव की तरह बिहेवियर क्यों करता है, ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो यहां पे देखो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब ये पैसिव एंड लीनियर, ये फर्स्ट वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट KVL
KVL, KCL एंड नोडल। ओके, कहीं बच्चों को तो यह भी नहीं पता होता कि सर केसीएल और नोडल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, नहीं पता होता, मतलब कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन 20% ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको केसीएल एंड नोडल में डिफरेंस पता नहीं होगा, लेकिन आज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केवीएल की। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम केवीएल की। चलो केसीएल की बात कर लेते हैं। ओके, केसीएल मतलब क्या होता है? केसीएल मतलब क्या होता है? करंट को फ्लो कराने के लिए आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। करंट को फ्लो कराने के लिए आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब I इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा था? dq बाई डी ऑफ टी लिखा था कि नहीं लिखा था? पिछले लेक्चर में लिखा था ना। तो केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए आप यहां पे केसीएल जो होते हैं उसको क्या बोलते हो? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज केसीएल। केसीएल किस पे डिपेंड करता है? केसीएल के लिए एक नोड होता है, उस नोड पे करंट इंटर करती है, वहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी भी हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो केसीएल को समझाने के लिए मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बताता हूं कि यहां पे देखो कि आपके पास ये एक नोड है। ओके, इस नोड पे देखो कि ये करंट आ रही है आपके पास I1। ओके, और यहां पे ये दूसरी करंट आ रही है आपके पास I2। ओके, और यहीं से आपके पास ये थर्ड करंट यहां से आउटगोइंग मान लेता हूं मैं I3, और यहीं से मैं आपके पास I4। ओके, I4 करंट बता देता हूं। इस नोड पे करंट कौन कौन सी इंटर हो रही है? आप बोलोगे कि इस नोड पे जो करंट आ रही है वो I1 और I2 है, और जो यहां से आउट गोइंग है वो I3 और I4 है। तो मतलब याद रखना आपको, अगर करंट इनकमिंग होता है, अगर करंट इनकमिंग होता है तो इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? नेगेटिव से। ओके, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू नेगेटिव से आपको रिप्रेजेंट करना है। और अगर आउट गोइंग करंट है, कहां से? नोड से आउट गोइंग करंट है, आउट गोइंग करंट है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो अब देखो कि इस नोड पे इनकमिंग करंट कौन सा है? I1 और I2। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? माइनस I1 माइनस I2। ओके, अब आउट गोइंग करंट को किससे रिप्रेजेंट करना है आपको? पॉजिटिव से। तो आप लिख दोगे प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। मतलब आप बोल सकते हो कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। बोल सकते हो ना? मतलब आप यह भी बोल सकते हो कि एलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0। जब आपने एलजेब्रिक सम किया करंट का तो इक्वल्स टू क्या आया? 0। ओके, करंट जितना यहां से जाएगा उतना उसका वापस आना भी जरूरी है, ऐसा पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो आप बोल सकते हो कि एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल्स टू 0। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं केसीएल के अंदर। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो केसीएल होता है ना बेटा, केसीएल जो होता है ना, जो केसीएल होता है वो एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखना, KCL it is does not depend on nature of element। ओके, तो इस किसी भी एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप बोल सकते हो it does not depend on nature of element। ओके, एलिमेंट का नेचर भले लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, या टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे आप केसीएल लगा सकते हो। ओके, लाइक आप बोल सकते हो लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट
टाइम वेरिएंट मतलब सब बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, टाइम के साथ जो वेरिएंट होता है किसी इंस्टेंट टाइम में। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर वॉच करें। ओके, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, पैसिव, पैसिव एंड एक्टिव। ओके, केसीएल आप भले लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, बट याद रखना जो ओम्स लॉ होता है वो ओनली लीनियर एलिमेंट पे ही एप्लीकेबल होता है। ओके, ओम्स लॉ ओनली लीनियर के लिए ही एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर के लिए आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हो। तो आप नोट करके लिख सकते हो यहां पे, नोट, नोट, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है थियोरेटिकली, ईएससी यही पूछता है। ईएससी और गेट में यही डिफरेंस है, क्योंकि ईएससी क्या करता है, न्यूमेरिकल को थ्योरेटिकल के अंदर लेके आता है, बट गेट क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस एग्जाम होता है। तो गेट में क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि किसी बच्चे को पता होगा कि थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है एंड आरटीएच क्या होता है, तो गेट जो होता है वो आरटीएच का वैल्यू पूछता है, ओके, वीटीएच का वैल्यू पूछता है, लेकिन उसी को ईएससी कैसे पूछता है कि जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है वो थेवेनिन वोल्टेज के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है या पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से वो थ्योरेटिकली आपसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल, ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर, ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन, ऐसे बोल दो, एंड नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर, लाइक सोर्स। ओके, ये याद रखना, और ओम्स लॉ से पूछा जा चुका है ईएससी के अंदर क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए क्या, ओम्स लॉ ओनली लीनियर के लिए ही एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर के लिए आप ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हो। बट केसीएल जो होता है उसको लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, जो आपके पास एलिमेंट होता है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए आप लीनियर एंड नॉन लीनियर सभी के लिए आप उसको लगा सकते हो, भले एलिमेंट आपका टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, वहां पे आप केसीएल लगा सकते हो। इतना समझ में आया। केसीएल में ही मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। अब हम बात करते हैं सिंपल नोड एंड प्रिंसिपल नोड जो कि हम यूज करते हैं केसीएल के अंदर। तो देखो कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल नोड, सिंपल नोड, सिंपल नोड। ओके, सिंपल नोड क्या होता है, सिंपल नोड हम उसे बोलते हैं जहां पे टू ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड हो, टू ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड हो किसी भी नोड पे। ओके, जैसे कि आपके पास ये नोड है, ओके, ये नोड है, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई। ओके, जब ये एक वन ब्रांच और ये सेकंड ब्रांच, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच किसी नोड पे कनेक्टेड हैं तो उसे क्या बोलते हो आप, सिंपल नोड। ओके, तो आप बोल सकते हो इंटरकनेक्ट, इंटरकनेक्ट, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड टू ब्रांचेस, टू ब्रांचेस। ओके, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर मैं बात करूं यहां पे सेकंड में बात करूं यहां पे प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड का मतलब क्या होता है, मतलब देखो जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहां का हेड मास्टर क्या होता है, प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, यहां पे एटलीस्ट 3 ब्रांचेस किसी नोड पे कनेक्ट होना चाहिए, उसे ही आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल नोड। तो आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड 3 branches, 3 branches, that is called as, that is called as, that is called as, that is called as प्रिंसिपल नोड, बड़ा नोड। ओके, प्रिंसिपल नोड।
ओके देखो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ओके देखो नेक्स्ट है आपके पास केवीएल। अब केवीएल का मतलब क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब वोल्टेज आपने देखा था जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था, तो वहां पे बताया था कि वोल्टेज इक्वल्स टू dw बाई डी ऑफ क्यू। ओके वोल्टेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चार्ज को वन पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर आपको उसको ट्रेवल कराना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वही क्या होता है आपके पास? वोल्टेज। मतलब वही क्या होता है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस। तो केवीएल देखो यहां पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब ये भी आपके पास नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि जो एलिमेंट है उसका नेचर लीनियर है या नॉन लीनियर है। ओके तो आप बोल सकते हो इट डज नॉट डिपेंड ऑन, लिख सकते हो यहां पे इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट्स। ओके अब लाइक वो लीनियर भी हो सकता है, वो नॉन लीनियर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, वो टाइम वेरिएंट भी हो सकता है, टाइम वेरिएंट भी हो सकता है। ओके टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट भी हो सकता है। आप वहां पे केवीएल लगा सकते हो। ओके केवीएल कहां पे लगा सकते हो? जहां पे आपके पास एलिमेंट लीनियर भी हो, नॉन लीनियर भी हो, टाइम वेरिएंट भी हो, टाइम इनवेरिएंट भी हो, वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके बट ओम्स लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर, यही आपको याद रखना है। ओके अब देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे आप चार्ज को फ्लो करा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसी को आप क्या बोलते हो? वोल्टेज। ओके तो यहां पे देखो केवीएल मतलब क्या हो गया? किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये थ्योरेटिकली पूछता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया आपके पास केवीएल। अब यहां पे देखो कि एक सर्किट में आपको बताता हूं, यहां पे एक सर्किट में आपको बताता हूं, देखो कि आपके पास ये सर्किट है, यहां पे आर है और यहां पे ये आपके पास एल है और ये आपके पास सी है। ओके ये टोटल वोल्टेज है वी। ओके अब यहां पे देखो कि इसके ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी आर है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी एल है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी सी है। ये टोटल वोल्टेज है। ओके टोटल वोल्टेज। तो आप बोल सकते हो ना टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू वी आर प्लस VL प्लस V ऑफ C। ओके मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एलजेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो, एलजेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास ये केवीएल भी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि नेटवर्क ऑलवेज क्वेश्चन से ही समझ में आता है, लेकिन ये थ्योरेटिकली चीजें आपको याद रखना है क्योंकि ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हो गया हमारे पास केवीएल की बात हो गई और यहां पे केसीएल की बात होगी। अब केवीएल कैसे लगाते हो? अब देखिए जैसे कि ये सर्किट है आपके पास, देखो ये सर्किट है आपके पास, सर्किट डायग्राम। ओके यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ओके यहां पे एक आपके पास रेजिस्टेंस है, ओके और यहां पे भी आपके पास एक रेजिस्टेंस है। ओके ऐसा करता हूं मैं बीच में एक करंट सोर्स लगा देता हूं। ओके एक करंट सोर्स लगा दिया एंड यहां पे मैंने लगा दिया है वोल्टेज सोर्स जिसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ओके प्लस और माइनस ये वोल्टेज सोर्स। ओके अब आपको यहां पे लूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाओगे आप? लूप। ओके यहां से आप केवीएल लगाओगे तो इसे आप बोलोगे मेष 1। ओके यहां पे जो लगाओगे उसे क्या बोलोगे? मेष 2।
मेष 2। जब केवीएल लगाओगे प्लस माइनस पोलैरिटी आपको जरूर देना है। ओके, जो रेजिस्टेंस होगा उस पे जो करंट इंटर होगी, जहां पे करंट इंटर होगी वहां पे पॉजिटिव साइन सिंबल देना है, और जहां से करंट लीविंग होगी उसे नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। ओके, ऐसे ही आपको प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस, इस तरीके से आपको पोलैरिटी देना है। अब देखो यहां से आप केवीएल लगाते हो तो केवीएल में देखो कि आपने यहां पे बता दिया मेष 1, ये है आपके पास मेष 1, ये है आपके पास मेष 2, मतलब मेष 1 और मेष 2, तो यहां पे मेष जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉर्टेड लूप। जो ये कंप्लीट जो यहां से यहां तक जो साइकिल है इसे आप बोलते हो लूप। ओके, इसे क्या बोलते हो आप, लूप। तो मतलब आप बोल सकते हो यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, मेष इज अ सॉर्टेड लूप। ओके, समझ में आया। मेष क्या होता है, एक सर्किट में जब आप केवीएल लगाते हो तो वहां पे जो सॉर्टेड लूप होता है उसे ही आप मेष बोलते हो। ओके, जो आपके पास पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, लूप। मतलब मेष लूप के अंदर कंसीडर हो सकता है बट लूप मेष के अंदर कंसीडर नहीं हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो आप यहां पे, मेष possible in loop but reverse not possible, रिवर्स नॉट पॉसिबल मतलब आप लूप को मेष के अंदर नहीं बोल सकते हो। मेष को लूप के अंदर बोल सकते हो बट लूप को मेष के अंदर नहीं बोल सकते हो। ओके, मेष को लूप में बोल सकते हो, लूप को मेष में नहीं बोल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया मेष और लूप में भी क्या डिफरेंस है। मेष उसे बोलते हैं जो एक सॉर्टेड लूप होता है, ओके, जो इंडिविजुअल होता है। ओके, एंड जो लूप बनाया जाता है वो पूरे सर्किट को एक कंप्लीट करके जो बनाया जाता है वो आपके पास लूप होता है। तो ये हो गया आपके पास केवीएल में मैंने बता दिया है कि इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट। तो ये हो गया आपके पास केवीएल की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं नोडल एनालिसिस की। नोडल एनालिसिस, ओके, नोडल एनालिसिस, ठीक है। नोडल एनालिसिस मतलब केसीएल प्लस ओम्स लॉ, ओके, केसीएल प्लस ओम्स लॉ। ओके, केसीएल अभी मैं बता चुका हूं आपको, किरचॉफ करंट लॉ, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। मतलब आपको इसको सर्किट के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि आपके पास ये सर्किट है, प्लस माइनस यहां पे वोल्टेज है। ओके, यहां पे आपके पास, ओके, ओके, यहां पे भी मैं वोल्टेज बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखो यहां पे ये रिफरेंस जरूर देखना है आपको, ठीक है, ये रिफरेंस है आपको। ओके, और यहां पे अगर मैं बात करूं कि इस नोड का वोल्टेज आप निकालो, इस नोड का जब आप वोल्टेज निकालने जाओगे तो यहां से करंट का डायरेक्शन आप इधर बताओ या इधर बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं यहां पे बता देंगे कि आउटगोइंग करंट बता दिया मैंने, यहां से इनकमिंग करंट बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसी आपकी मर्जी, आपको बस वो आपको साइन का उनका गड़बड़ नहीं करना है कि साइन चेंज हो सकता है। कैसे, अगर आपने यहां पे आउटगोइंग करंट बता दिया ना तो इसमें भी आउटगोइंग बताओ, इसमें भी आपके हिसाब से। अगर उसने जो गिवन है उसको वैसा का वैसा ही लिखो। अगर आप अपने हिसाब से बता रहे हो ना तो आपको, अगर आउटगोइंग बनाया तो आउटगोइंग बनाओ, अगर इनकमिंग बनाया तो इनकमिंग बनाओ सबको। ओके, तो इस तरीके से आप नोडल एनालिसिस लगाते हो। नोडल एनालिसिस के लिए क्या जरूरी है, रेफरेंस सेम होना कंपलसरी है। ओके, रेफरेंस सेम। ओके, तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड रेफरेंस सेम।
देखो बच्चा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं बच्चे क्या कर देते हैं कि रेफरेंस को देखते नहीं है कि उसका रेफरेंस सेम है या नहीं है, और वहां पे आप नोडल एनालिसिस लगा देते हो, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपका अगर रेफरेंस सेम होगा तभी आप नोडल एनालिसिस लगा सकते हो, वरना आप नोडल एनालिसिस वहां पे नहीं लगा सकते हो। ओके, तो यहां पे अगर आपको नोडल एनालिसिस लगाना है तो मैं इसको बोल देता हूं V वोल्टेज, ओके, V1 वोल्टेज, ओके, और इसको बोल देता हूं मैं R1, इसको मैं बोल देता हूं R2, इसको मैं बोल देता हूं R3, इसको बोल देता हूं R3 डैश, ओके, और इसको मैं बोल देता हूं V2। ओके, अब यहां पे मैं जो ये करंट है इसके अंदर जो ट्रेवल हुई इसको बोल दिया I1, ओके, इसको I2 और इसको I3। ओके, तो आप क्या बोलोगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो I1 का वैल्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहां पे पोटेंशियल क्या है V, रेफरेंस इसका, इस ब्रांच का भी रेफरेंस सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। ओके, तो यहां पे V माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1, V माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V माइनस 0, देखो इसको भी लिखते हो आप, ओके, जैसा कि V माइनस V1 माइनस 0, वहां पे भी तो पोटेंशियल है ना, लेकिन बताते नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपरली पूरा बता रहा हूं आपको। V माइनस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1, V माइनस 0 प्लस V माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2 प्लस V माइनस V2 डिवाइडेड बाई R ऑफ 3 डेज। ओके, तो इतना आपको लिखना, V माइनस V2 माइनस 0, ओके, माइनस 0, बट इस 0 का कोई रोल नहीं होता क्योंकि ग्राउंडिंग हम उसका रेफरेंस 0 वोल्टेज मान लेते हैं, उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आप इसको क्या लिख दोगे, V माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V माइनस V2 डिवाइडेड बाई R ऑफ 3। अब जिसका भी वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन क्या होता है कि सर कि केसीएल और नोडल में क्या डिफरेंस है। केसीएल में मैंने आपको बताया था कि किसी नोड पे करंट इंटर करती है और किसी नोड से करंट आउटगोइंग होती है। वैसा ही यहां पे आपने जिस तरीके से यहां पे लगाया कि I इक्वल्स टू V अपॉन R, क्योंकि यहां पे आप ओम्स लॉ के साथ साथ उस केसीएल भी लगा रहे हो। ओके, ओम्स लॉ के साथ साथ यहां पे केसीएल भी लगा रहे हो, क्योंकि देखो अगर आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने को बोल देगा तो आप बोलोगे कि V, जो भी यहां पे वोल्टेज में बोल देता V डबल डैश इक्वल्स टू VR3 डैश इक्वल्स टू, तो क्या बोलोगे कि यहां पे I3 इंटू R3, मतलब यहां पे आपको ओम्स लॉ की भी तो नीड हो गई ना। ओके, ओम्स लॉ की भी तो यहां पे आपको यहां पे नीड होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने वहां पे सिर्फ ओनली करंट ही फाइंड आउट किया, समेशन ऑफ करंट ही किया, वहां पे आपने ओम्स लॉ भी लगाया है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नोडल एनालिसिस क्या होता है एंड आपके पास केसीएल क्या होता है। नोडल एनालिसिस जब लगाते हो तो उसके साथ साथ उसमें ओम्स लॉ भी यूज में किया जाता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। ये तो था केसीएल प्लस ओम्स लॉ को क्या बोलते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे बोल देता हूं कि केसीएल प्लस ओम्स लॉ को आप क्या बोलते हो, नोडल एनालिसिस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि केवीएल प्लस ओम्स लॉ को क्या बोलते हो आप, बताओ। केवीएल प्लस ओम्स लॉ को क्या बोलते हो, तो आप बोलोगे कि केवीएल कहां पे लगाते हो, आप लूप में लगाते हो, मेश एनालिसिस के अंदर लगाते हो, तो आप बोल दोगे कि केवीएल प्लस ओम्स लॉ क्या होता है, यहां पे मेश एनालिसिस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मेश एनालिसिस। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है ईएससी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपका प्रैक्टिस क्या होता है, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होता है, बट इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। ओके, तो आज के बाद आपको ये थ्योरेटिकल चीजें भी आपको याद रखना है और इनका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ईएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो देखो कि यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो सोल्व करने की। यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो
अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि यहां पे 10 वोल्टेज का बैटरी है और 3 एंपियर का करंट, देखो 3 एंपियर का करंट यहां से यहां तक ट्रेवल हो रहा है। आपको पता है कि सीरीज के अंदर, सीरीज ब्रांच के अंदर करंट चेंज नहीं होता, बट पैरेलल के अंदर करंट चेंज होता है, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है। ओके, अब देखो अगर ये 3 एंपियर यहां से यहां तक 3 एंपियर है, तो ये भी तो 3 एंपियर ही होगा, यहां पे भी तो 3 एंपियर ही होगा, यहां पे भी 3 एंपियर होगा, यहां पे भी 3 एंपियर होगा। मतलब इस नोड से लेके इस नोड तक 3 एंपियर करंट ही फ्लो होगा। ओके, और यहां पे देखो कि यहां पे जो 5 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस नोड से लेके इस नोड तक आपके पास 5 एंपियर ही करंट फ्लो होगा। ओके, इतना समझ में आप सब लोगों को। अब देखो इस नोड से लेके इस नोड तक जो करंट फ्लो होगा वो 2 एंपियर ही फ्लो होगा। ओके, अब देखो यहां पे 2 एंपियर था, अब देखो कि 3 एंपियर करंट जब इधर आ रहा था इस नोड पे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप जब केसीएल लगाते हो तो केसीएल का मतलब क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। मतलब किसी नोड पे अगर करंट इंटर करती है तो उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करो, अगर वहां से आउट गोइंग होती है तो उसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करो। अब देखो कि यहां से 3 एंपियर इस नोड पे करंट इंटर कर रही है। ओके, करंट इंटर कर रही है तो -3। ओके, इस नोड से ये करंट आउट गोइंग है तो मतलब +2। ओके, इस अब देखो +2 मतलब इधर भी तो कुछ करंट जा रहा होगा ना, उसको मैं बोल देता हूं I डैश। ओके, अब ये आउट गोइंग है तो उसको क्या बोल दोगे, +I डैश = 0। ओके, तो मतलब आप बोल दोगे कि -1 + I डैश = 0, मतलब I डैश = 1। I डैश = 1, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एंपियर। इस ब्रांच में यहां से यहां तक जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एंपियर फ्लो होगा। अब देखो कि यहां से यहां तक तो 5 एंपियर था, यहां से यहां तक तो आपके पास 5 एंपियर था, तो यहां पे 5 एंपियर और यहां पे 1 एंपियर, तो इधर कितना चला जाएगा, 6 एंपियर। देख लो करंट इंटर की -5, यहां से भी इंटर की -1, आउट गोइंग की +I = 0, मतलब I = 6 एंपियर। ओके, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो I का वैल्यू जो होगा वो 6 एंपियर होगा। अब देखो कि मैं आपको बता देता हूं कि अब देखो डायरेक्टली सोचना, आप इधर 2 एंपियर फ्लो हो रहा था, इधर से 3 एंपियर जा रहा था, तो अगर 3 एंपियर इधर से इधर गया तो 2 एंपियर इधर चला गया, तो बाकी रिमेनिंग करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। 2 करंट इधर निकल गया तो इधर कितना बचा आपके पास, आप बोलोगे कि सर 1 एंपियर। ओके, डायरेक्टली सोल्व कर लेते। अब देखो इधर से 5 एंपियर आया, इधर से 1 एंपियर आया, तो ये सारा का सारा इस ब्रांच के अंदर ही तो जा रहा होगा, कि मतलब यहां पे कितना जा रहा होगा आपके पास, 6 एंपियर। 1 एंपियर इधर से, 5 एंपियर इधर से। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जो ईएससी में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। अब देखो यहां पे Vx है, ओके, इसका कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बट यहां पे ये Ix है, यहां पे भी रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, अब देखो कि यहां पे 13 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है, 13 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहां से लेके इस नोड से लेके इस नोड तक, इस ब्रांच में यहां से यहां तक आपके पास करंट कितना रहेगा, 30 एंपियर। ऐसा थोड़ी कि सर आपके पास ब्रांचेस में एक ब्रांच के अंदर करंट चेंज हो जाएगा, जैसे कि वोल्टेज चेंज होता है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि सर यहां का रेजिस्टेंस R1 है और यहां का रेजिस्टेंस R2 है, तो यहां का वोल्टेज V1 और यहां का वोल्टेज V2, मतलब वोल्टेज चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है ना। जैसे कि आपको याद रखना है कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है एंड पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। अब देखो कि यहां से 13 एंपियर फ्लो हो रहा था यहां से यहां तक इस ब्रांच में, और यहां से देखो 8 एंपियर जो फ्लो हो रहा है वो इस पूरी ब्रांच में है, यहां से यहां तक। ओके, 8 एंपियर यहां पे। अब देखो 13 एंपियर इधर आया, अब वो बोल रहा है कि Ix का वैल्यू 3 एंपियर है। Ix का वैल्यू कितना है, 3 एंपियर, तो 3 एंपियर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 एंपियर इधर चला गया, 13 एंपियर इधर से आ रहा था, इधर से 13 एंपियर आया था, इधर 3 एंपियर चला गया, तो बाकी का रिमेनिंग करंट किधर चला गया होगा, इस ब्रांच के अंदर। तो मतलब 13 में से 3 गए तो कितना बचा, 10। तो आप बोल दो कि 10 एंपियर इधर जा रहा होगा। आप डायरेक्टली केसीएल लगा दो, मैंने बता दिया ना, इंटरिंग करंट किसी नोड पे किससे रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव से। आउटगोइंग करंट किससे रिप्रेजेंट करोगे, पॉजिटिव से। अब देखो कि यहां पे 10 एंपियर चला गया, इधर से 8 एंपियर आ रहा था, तो इसके अंदर कितना जा रहा होगा, 10 इधर से आ रहा है, 8 इधर से आ रहा है, तो मतलब 18 एंपियर। ओके, मतलब 18 एंपियर इस ब्रांच के अंदर जा रहा था। पूछा क्या था आपसे,
आर ए डेस, तो आर ए डेस इक्वल्स टू कितना होगा V अपॉन आई। ओके, अब ये देखो जो ये 18 वोल्टेज है पैरेलल में, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 18 वोल्टेज है। ओके, इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी 18 वोल्टेज है, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस का भी वोल्टेज 18 वोल्टेज है, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अब देखो कि वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है 18 डिवाइडेड बाय करंट कितना गया इसके अंदर 18 एम्पियर, तो मतलब कितना हो गया 1 एम्पियर आपके 1 ओम आपके पास आंसर हो जाएगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि आर ए डेस इक्वल्स टू 1 ओम। ओके, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सोल्व करो, इसको ट्राई करो, आप पहले एक बार ट्राई करो। अब देखो कि यहां पे देखो, यहां पे इसको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे I4 का वैल्यू पूछा है, I4 का डायरेक्शन ऐसे। ओके, अब देखो कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप V इक्वल्स टू IR तो कैसे लगाओगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जब रेजिस्टेंस का वैल्यू ही पता नहीं है। तो अब देखो आपको देखना है, मैंने बोला ना कि ब्रांच के अंदर करंट चेंज नहीं होगा। अगर यहां पे 3 एम्पियर है तो यहां पे भी 3 एम्पियर होगा, और यहां पे भी आपके पास 3 एम्पियर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो कि अगर इस ब्रांच के अंदर इसने 4 एम्पियर बता रखा है, डायरेक्शन ऐसे, डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे भी कितना होगा 4 एम्पियर होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहां से यहां तक आपके पास कितना होगा 4 एम्पियर, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो कि 3 एम्पियर इधर चला गया, 4 एम्पियर इधर चला गया, तो यहां पे करंट कहां से आ रहा है, कहीं से तो करंट आ रहा होगा ना। मतलब यहां पे देखो कि एक ब्रांच और कनेक्टेड है, एक ब्रांच और कनेक्टेड है, मतलब इस ब्रांच में होके 7 एम्पियर करंट आ रहा होगा, इस ब्रांच में से 7 एम्पियर करंट आ रहा होगा, तभी तो 4 एम्पियर इधर गया होगा और 3 एम्पियर इधर गया होगा। 4 + 3 कितना हो गया 7 एम्पियर, मतलब इस ब्रांच में यहां पे 7 एम्पियर आ रहा है। इतना आपको पता चल गया। अब देखो आपसे इस ब्रांच के अंदर अगर करंट पूछ लेता तो आप बोल देते कि 7 एम्पियर फ्लो होगा। अब देखो कि यहां से यहां तक करंट जो फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर है। ओके, तो इस ब्रांच के अंदर करंट कितना फ्लो होगा। अब देखो कि यहां पे 5 एम्पियर इंटर कर रहा है, 5 एम्पियर इंटर कर रहा है, और यहां पे 3 एम्पियर भी इंटर कर रहा है। ओके, मतलब 8 एम्पियर तो इंटर कर रहा है, और यहां से लीविंग कौन सा हो रहा है 7 एम्पियर यहां से बाहर जा रहा है। सोचो ना यार, 5 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, 7 एम्पियर चला गया, तो 1 एम्पियर किधर गया होगा, इधर गया होगा ना। तो इसके अंदर 1 एम्पियर फ्लो होगा या नहीं होगा, समझ में आया। आप केसीएल भी लगा दो यार, केसीएल लगा के बता देता। करंट इंटर की -5, करंट इंटर की -3, करंट आउट गोइंग हुई +7, और यहां से भी करंट आउट गोइंग हुई +I, सम ऑफ एल्जेब्रिक करंट इक्वल्स टू 0। तो जोड़ लो ना इसको, -8 + 7 + I इक्वल्स टू 0, मतलब I -1 इक्वल्स टू 0, मतलब I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। ओके, तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर। अब देखो कि यहां से करंट आ गया 1 एम्पियर, इधर से भी देखो कि 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहां पे 7 एम्पियर करंट है आपके पास। अब देखो 1 एम्पियर इधर से आया, 7 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर से आया, तो सारा का सारा करंट किधर जा रहा होगा, इस ब्रांच में जा रहा होगा ना, क्योंकि अगर वो आ रहा है तो उसको जाने वाला पाथ भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो 1 एम्पियर इधर से, 4 एम्पियर इधर से, 7 एम्पियर इधर से, तो 7 + 1 मतलब 8 एम्पियर, 4 + 12 एम्पियर, मतलब इस डायरेक्शन में 12 एम्पियर आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। ओके, लेकिन आपसे पूछा है I4 का डायरेक्शन देखो कि I4 का डायरेक्शन कैसे है, आपका राइट साइड में इसका डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे कि जो यहां पे I4 का वैल्यू होगा वो -12 एम्पियर होगा, क्योंकि इस करंट का डायरेक्शन ऐसे है, जो इस करंट का डायरेक्शन ऐसे है, उसने पूछा ऐसे था। अगर ये I4 का डायरेक्शन ऐसे बता था, अगर ये ऐसे बोलता कि I4 का डायरेक्शन ऐसे है, तो आपके पास पॉजिटिव 12 एम्पियर ही होता। ओके, बट उसने I4 का डायरेक्शन ऐसे पूछा है, तो आप बोलोगे कि -12 एम्पियर यहां पे आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ईएससी में पूछा जा चुका है। ओके, ईएससी में पूछा जा चुका है, कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछता है ना। अभी मैं पढ़ा चुका हूं
किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल इज एप्लीकेबल टू, आपको पता है कि केसीएल नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए एक चाहिए नोड, उस नोड पे चाहिए करंट। अभी अभी मैंने बताया कि ये नोड है, यहां पे करंट इंटर करेगी और यहां से आउट गोइंग करेगी, यहां से इंटर की, इसको बोल दे I1, इसको बोल देता I2, इसको बोल देता I3, इसको बोल देता I4। करंट इंटर करेगी तो -I1 -I2, आउट गोइंग करेगी तो +I3 +I4 इक्वल्स टू 0। आउट गोइंग करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? प्लस से। इनकमिंग करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? माइनस से। ओके, अब देखो यहां पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन बना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू, ऑप्शन देख लो एक बार, क्लोज लूप इन अ सर्किट, क्लोज लूप इन अ सर्किट। ओके, सेकेंड है आपके पास जंक्शन इन अ सर्किट, जंक्शन इन अ सर्किट। थर्ड है आपके पास मैग्नेटिक सर्किट। पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, तो आप लोगों को पता है कि जब मैं केसीएल बता रहा था तो वहां पे मैग्नेटिक सर्किट, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला। ओके, और वहां पे मैंने ऐसा भी नहीं बोला आपको कि क्लोज लूप होना यहां पे चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला। मैंने वहां पे जो फोकस किया था वो बोला था कि एक नोड होना जरूरी है। वहां पे सिंपल नोड मैंने बताया था कि वहां पे 2 ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड होगी, और जब प्रिंसिपल नोड की बात की थी तो वहां पे बोला था कि एटलीस्ट 3 ब्रांचेस होना चाहिए। ओके, तो यहां पे आप देखो कि यहां पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। आप बोलोगे कि सर जंक्शन, जंक्शन मतलब नोड, जहां पे जंक्शन, जैसे कि आपके पास रेलवे जंक्शन होता है ना, मतलब एक नोड, वहां पे आके ट्रेन रुकेगी, ऐसा थोड़ी है कि वो बीच में पटरी में कहीं पे भी रुक जाएगी, किसी जंक्शन पे आके रुकेगी ना, तो जंक्शन का मतलब होता है नोड। तो आप बोलोगे कि जंक्शन इन अ सर्किट। ओके, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू जंक्शन इन अ सर्किट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये करेक्ट है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो ऑप्शन 2 ओनली। ओके, तो ईएससी में पूछा हुआ है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड आई ऑफ एक्स, आपको आई ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ना यार, सिंपल दो तीन तरीके बताऊंगा यहां पे इसको सोल्व करने के। देखो, इधर से 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो मतलब यहां पे भी 2 एम्पियर होगा, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है मतलब यहां पे भी 3 एम्पियर होगा। इधर कितना जाएगा? मतलब आप बोल दोगे 3 इधर से आया, 2 इधर से आया, तो मतलब 5 एम्पियर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मतलब यहां पे भी 5 एम्पियर। अब देखो 6 एम्पियर इधर से आया, मतलब यहां पे भी 6 एम्पियर। अब इधर कितना जाएगा? आप बोल दोगे 6 इधर से आया, 5 इधर से आया, तो मतलब इधर जो करंट जाएगा वो कितना आएगा? 5 + 6 मतलब 11 एम्पियर। तो आई ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि इसको नोडल से सोल्व करो, नोडल लगा सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि इसका भी रेफरेंस ये है। ओके, ये पूरा रेफरेंस सेम है, सारा का सारा रेफरेंस सेम है। इस अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज V1 मान देता हूँ और यहाँ का वोल्टेज V2 मान लेता हूँ, तो इस वोल्टेज का रेफरेंस देखो ये है, इस वोल्टेज का रेफरेंस देखो ये है, मतलब दोनों का रेफरेंस सेम है। तो आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा सकते हो। अगर यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाओगे तो आप V2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और आई ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? V2 / 5। ओके, V2 / 5, नोडल लगा दो ना, V1 मतलब -2 -3, और यहां पे कर दो V1 - V2 एंड -3 / 1, और नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास बनेगा V2 / 5 एंड कितना हो जाएगा? -6 एंड V2 - V1 माइनस मतलब +3 / 1, 2 इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो भी आपके पास आई ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, वहां से V2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और V2 / 5 करोगे तो भी आपके पास 11 एम्पियर आएगा। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में मैं मैनिपुलेट करूं, तो देखो क्या करता हूं कि अगर इस रेजिस्टेंस को मैं यहां से हटा दूं, अगर इस रेजिस्टेंस को मैंने यहां से रिमूव कर दिया है, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर ये रेजिस्टेंस मैंने हटा दिया है, उसके बाद यहां पे कितना करंट फ्लो होगा, आई ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा। ओके, ये ट्राई करना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन, जो कि सिंपल है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो देखो सीरीज पैरेलल कनेक्शन, अगर सीरीज में आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सबसे पहले मैं बात करता हूं 2 रेजिस्टेंस, कितने भी रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो देखो कि यहां पे आपके पास 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है,
ओके इसको मैं बोल देता हूं R1 और इसको मैं बोल देता हूं R2। ओके अगर सीरीज इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो आप बोल दोगे कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R ऑफ 2। ओके अगर थ्री रेजिस्टेंस होते तो आप क्या करते कि ये देखो 1 2 एंड 3 R1 R ऑफ 2 R ऑफ 3, मतलब आप बोल दोगे कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R ऑफ 3। ओके ये तो हो गया आपके पास सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, अगर मैं बात करूं सेकंड इंडक्टर की, तो देखो सेकंड है आपके पास इंडक्टर। ओके अगर इंडक्टर में मैं सीरीज की बात कर रहा हूं तो देखो कि आपके पास ये इंडक्टर है और ये सेकंड इंडक्टर है, ये L1 है और ये आपके पास L2 है। ओके अब यहां पे देखो कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर x ऑफ L इक्वल्स टू क्या होता है j ओमेगा ऑफ L। ओके तो आप बोल सकते हो कि XL इक्विवेलेंट कितना होगा, XL इक्विवेलेंट होगा आपके पास XL1 प्लस x ऑफ L2। ओके तो मतलब आप बोल सकते हो कि XL इक्विवेलेंट कितना होता है j ओमेगा L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू XL, इसको भी लिख देते हम, यहां पे हो जाएगा आपके पास j ओमेगा L1 प्लस j ओमेगा L2। तो मतलब ओमेगा से ओमेगा कट हो जाएगा, कॉमन लेके कट कर दो तो L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L ऑफ 2। ओके ऐसे ही अगर आपके पास थ्री इंडक्टर कनेक्टेड है तो आप बोल दोगे कि L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L ऑफ 3। ओके अगर मैं यहां पे कैपेसिटर की बात करूं, सीरीज में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उसको कैसे सोल्व करोगे, देखो अगर कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज तो देखो कि ये कैपेसिटर है आपके पास 1 और ये आपके पास कैपेसिटर 2 C1 और CO2। अब इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो देखो कि आप बोलोगे कि XC इक्विवेलेंट इक्वल्स टू XC1 प्लस X ऑफ C2। ओके और XC का वैल्यू कितना होता है, X ऑफ C इक्वल्स टू 1 अपॉन J ओमेगा ऑफ C, ओमेगा ऑफ C। तो आप बोल दोगे कि 1 अपॉन J ओमेगा ऑफ C इक्वल्स टू 1 अपॉन J ओमेगा ऑफ C1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा ऑफ C2। ओके तो मतलब ओमेगा कॉमन ले लोगे आप तो बोलोगे कि 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ओके मतलब आप बोल सकते हो कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, ये क्या है आपके पास इक्विवेलेंट। ओके तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ओके इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं, देखो अगर पैरेलल की बात करता हूं तो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देखो अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये देखो R1 और ये है आपके पास R2, कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सकते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे अगर R इक्विवेलेंट की मैं बात करता हूं तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसको मैं रफ कर दूं पहले एक बार, देखो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके ये हो गया आपके पास पैरेलल में। अगर 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, अगर R1 का वैल्यू भी जैसे सेम है, जैसे 4 है और इसका भी वैल्यू 4 है, दोनों का वैल्यू सेम है, अगर दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, ओनली 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो आपके पास अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो आप डायरेक्टली उसको हाफ कर सकते हो। 4 है तो आप बोल दोगे कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2, मतलब हाफ कर देना है आपको। ओके या डायरेक्टली इससे फाइंड आउट कर सकते हो आप कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R ऑफ 2। ओके अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, अगर मैं बात करूं पैरेलल इंडक्टर की, तो देखो पैरेलल इंडक्टर की, तो पैरेलल इंडक्टर में कैसे करोगे आप, देखो पैरेलल इंडक्टर में आप कैसे करोगे, जैसे कि आपके पास ये इंडक्टर है। ओके कितने भी इंडक्टर कनेक्टेड हो सकते हैं, L1 और ये है आपके पास L2। अब यहां पे आपको L इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको पता है कि X ऑफ L इक्वल्स टू J ओमेगा L इक्विवेलेंट।
ओके ये होता है तो XL इक्वल टू जे ओमेगा एल। ओके जे ओमेगा एल, तो आप बोलोगे कि 1 अपॉन जे ओमेगा एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा एल वन प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा एल टू। ओमेगा कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू। मतलब आप बोल सकते हो कि एल इक्विवेलेंट इक्वल टू एल वन एल टू डिवाइडेड बाई एल वन प्लस एल टू। ओके अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं पैरेलल में, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं पैरेलल कैपेसिटर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये कैपेसिटर लगा दिया और ये आपने कैपेसिटर लगा दिया, ये C1 और ये C2। तो यहां पे आपको पता है कि x ऑफ C इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा C होता है। ओके अगर ये होता है तो आप बोलोगे कि XC इक्विवेलेंट इक्वल टू XC1 प्लस XC2। ओके मतलब आप बोलोगे कि 1 अपॉन इसको XC इक्विवेलेंट कितना लिखोगे आप बोल दोगे कि इसका वैल्यू कितना 1 अपॉन जे ओमेगा C इक्विवेलेंट। ओके यही होता है कि नहीं होता है। ओके 1 अपॉन जे ओमेगा C इक्विवेलेंट। अब देखो कि आपके पास इसको कैसे लिखोगी, इसको ऐसे ही तो लिखा ना 1 अपॉन XC इक्विवेलेंट एंड इसको 1 अपॉन XC1 और इसको 1 अपॉन XC2, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्शन है ना तो 1 अपॉन करके आपको लिखना पड़ेगा। अगर सीरीज में होता तो आप ऐड कर देते। अब देखो यहाँ पे भी तो आपने ऐसे ही किया था ना 1 अपॉन एक्स ऑफ एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन एक्स L1 प्लस 1 अपॉन एक्स L2। ओके तो यहाँ पे भी तो यही लिखोगे आप 1 अपॉन एक्स इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन XC1 प्लस 1 अपॉन XC2। तो आप बोलोगे कि 1 अपॉन जे ओमेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा एल C इक्विवेलेंट। ओके प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C इक्विवेलेंट। सोल्व कर लो तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा तो कट हो जाएगा, तो बोल दोगे कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है सीरीज और पैरेलल में, देखो सीरीज और पैरेलल में ये ध्यान रखना है कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस उनका फॉर्मूला तो कोई चेंज नहीं आता, उनका फॉर्मूला तो सेम ही रहता है। बट कैपेसिटर के केस में चेंज हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर में जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो पैरेलल रेजिस्टेंस का होता है। ओके और जो पैरेलल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो सीरीज रेजिस्टेंस से आपको कंपेयर करना है। ओके तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट में, हम जहां पे बात करेंगे वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल्स की, एंड वहां पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स की हम बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सभी फैकल्टियों के लेक्चर का PDF वहीं पे आपको मिलने वाला है। क्योंकि जितना भी अपडेट होगा ESC हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, सबका अपडेट आपको वहीं पे मिलने वाला है। ओके तो टेलीग्राम चैनल पे आप एक्टिव रहिए, वहां पे हम भी एक्टिव रहते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप वहां पे पूछ सकते हो और वहां पे हम अच्छे क्वेश्चंस वहां पे डालने वाले हैं। और दूसरी बात, जो बच्चे गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जेनिक लाइव ऐप आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल करके वहां से आप परचेज कर सकते हो। वहां पे GD PD वहां पे VOD फॉर्म में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। आपको लाइव ज्वाइन करना है तो जेनिक लाइव ऐप ज्वाइन कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, तो जेनिक लाइव ऐप पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। तो गेट 2022 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे उड़ान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारा उड़ान वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसका ज्यादा प्राइस नहीं है। आपका मान लो कि आपका एक मंथ का खर्चा भी नहीं है, इतना कम उसका प्राइस है, तो आप उड़ान बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और ESC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास क्रैश कोर्स आपका चल ही रहा है। ओके थैंक यू, टेक केयर।